नमस्कार। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसई में आपका स्वागत है। राजनीति का एकमात्र शो जिसमें किसने क्या कहा उस पर बहस नहीं बल्कि आंकड़ों के नजरिए से हम चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि हर सप्ताह किसकी लोकप्रियता में उछाल और किसकी लोकप्रियता में हो रही है गिरावट। 2024 में 300 से कुछ ही ज्यादा दिन बचे हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां जो कवायद कर रही हैं, नीतीश कुमार बिहार वाले आए हैं दिल्ली, वो मिल रहे हैं राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल से, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी उनके साथ है। अगर हम देखें तो शरद पवार और राहुल गांधी की भी मुलाकात हो रही है। विपक्षी एकजुटता कहां पर है? और अगर ये नेता कहते हैं कि हम कोई नेता कोई लीडर नहीं सामने रखेंगे, हम अपने अपने राज्यों में लड़ेंगे और फिर जरूरत पड़ी तो एकजुट होकर सरकार बनाने की स्थिति पैदा करेंगे। इसी पर आज हम आंकड़े आपके सामने रखने वाले हैं। ये आंकड़े आपको बताएंगे कि अलग अलग इन पार्टियों के नेताओं ने कितनी सीटें 2019 के चुनाव में हासिल की थी और क्या था इनका वोट परसेंटेज। लेकिन उससे पहले स्वागत कर देते हैं प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी यहां पर मौजूद है। राजीव रंजन जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी का पक्ष रखेंगे और हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। तो आइए सबसे पहले आंकड़े जो आपके सामने हम रखने वाले हैं वो है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी से भी मिले नीतीश कुमार। कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी की पार्टी ने कितनी सीटें, कितना वोट परसेंटेज वो लेकर आए 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो 2024 की तैयारी में कांग्रेस ने पिछली बार 52 सीटें लाई और वोट प्रतिशत उनका 19.67% था, 19.67%। और ये याद रखिए कि 2014 हो 2019 हो, 19.5% के आसपास लोग देश में कांग्रेस के लिए वोट करते ही करते हैं। अब जो अगला आंकड़ा हम दे रहे हैं वो है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बढ़ चढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं एक ऐसी मुहिम का जिसमें वो विपक्ष के नेताओं को कम से कम मुद्दों पर एकजुट रहने के लिए अपील कर रहे हैं। कितनी सीटें पिछली बार लाए थे? 16 सीटें, 22.96% वोट परसेंटेज उनका रहा था, जिसको हम टीम कांग्रेस अभी कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उन्हीं के साथ ये सारे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं आरजेडी की तरफ। तो आरजेडी की सीटें नहीं आई थी, सीटें शून्य 2019 में, लेकिन वोट प्रतिशत 12.11% रहा था आरजेडी का। 0 सीट 12.11%। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ आए जब मुलाकात हुई राहुल गांधी से और अरविंद केजरीवाल से भी। अब जो आंकड़ा हम आपके सामने रखने वाले हैं वो विपक्ष की तैयारी में आपको ये बताएगा कि सीपीएम का जो वाम दल, क्योंकि डी राजा भी मुलाकात कर रहे हैं, तमाम लेफ्ट के नेता भी मिल रहे हैं, सीपीएम का प्रदर्शन 3 सीटें 1.77% वोट। अगला आंकड़ा सीपीआई का, दोनों ही वाम दलों का हम आपको दिखा दें आंकड़ा। सीपीआई सीटें 2, सीपीआई का नंबर दिखा दीजिए। ये देखिए 2 सीटें और 1% से भी लगभग आधा फीसदी 0.59% इन्हें वोट्स मिला था। इन्हें भी टीम कांग्रेस समझिए फिलहाल। अगला नंबर 2019 में डीएमके का प्रदर्शन हम आपको बता रहे हैं, दक्षिण वाली पार्टी जिसमें 24 सीटें डीएमके की आई थी और 2.26% उनका वोट प्रतिशत था। ये भी टीम कांग्रेस समझिए। वहीं जब आप टीम कांग्रेस में अगली पार्टी देखते हैं तो इन तमाम पार्टियों को पहले मिलाकर एक बार देख लेते हैं जितनी पार्टियां एकजुट होती हुई दिखाई दे रही हैं। याद रखिएगा हमने समाजवादी पार्टी नहीं डाला है क्योंकि चाहे वो एसपी हो चाहे टीएमसी हो, ममता बनर्जी की पार्टियां वो अपने आप को अलग रख रही हैं। बीआरएस में आप देखिए चंद्रशेखर राव। तो टीम कांग्रेस में कौन कौन? कांग्रेस 52 सीटें, डीएमके के बाद अब जो पूरा टीम कांग्रेस है वो और उसके आंकड़े एक साथ दिखा दीजिए। टीम कांग्रेस ने 2019 में जो प्रदर्शन किया था, कांग्रेस 52, जेडीयू 16, आरजेडी 0, सीपीएम 3, सीपीआई 2 और डीएमके 24। ये है प्रदर्शन इन तमाम पार्टियों का जिसमें टीम कांग्रेस आप देख रहे हैं मेरे साथ स्क्रीन पर। ये पूरी टीम कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां अभी से ही एक अम्ब्रेला में एक तरह से कहिए साथ आकर लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि नेता या लीडर चुनने पर अभी भी हिचक है, उसकी कोई घोषणा नहीं करना चाहती है। अब इसी में हम आपको आम आदमी पार्टी का दिखा देते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की, उनसे मुलाकात की है तेजस्वी यादव ने भी। तो आम आदमी पार्टी ने सीट जीती थी 19 में 1 और वोट परसेंटेज उनका रहा था 11.63%। 11.63% वोट मिले थे जो कि आम आदमी पार्टी को आप देख रहे हैं। अब हम आपको समाजवादी पार्टी का जल्दी से दिखा देते हैं।
सीटें इन्हें मिली थी 5 2019 में, और वोट शेयर 18, जो कि पूरा नेशनल एवरेज आप देखेंगे तो 2.55%। और जो अगली पार्टी हम आपको जल्दी से बता दें वो है टीएमसी का प्रदर्शन, जिसकी 22 सीटें आई थी। टीएमसी दिखा दीजिए, 22 सीटें टीएमसी की आई थी और वोट शेयर उनका 4.1% रहा था। तो अगर इन तमाम आंकड़ों को हम जोड़ लें तो 100 से भी कम सीटें 2019 में टीम कांग्रेस की आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को जोड़ लें तो 22 + 5 27 यानी 30 के आसपास। इसमें अगर आपको बीआरएस को भी जोड़ना है तो उसकी 9 सीटें जुड़ जाएंगी, और वाईएसआर कांग्रेस की भी जोड़नी है तो 22 सीटें, तो वो भी लगभग 100 के नीचे में ही सिमट जाती हुई दिखाई देती है। चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन उन्होंने मुहिम की शुरुआत की। जिनको उनका कहना है आपने उनको धोखा दिया, और वो आ रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली में राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल सबको कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर लड़ें। कम से कम एक टीम कांग्रेस वो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती होगी ये आपके लिए 24 में? पहली बात, जहां तक धोखा देने की बात है तो धोखा किसने दिया ये देश की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है, भली भांति जानती है। दूसरी बात, अब उनका कांग्रेस साथ गठबंधन है, आरजेडी के साथ गठबंधन है, तो कांग्रेस आरजेडी के साथ वो रहेंगे ही। अब शरद पवार अगर आदरणीय सोनिया गांधी से मिलते हैं तो शरद पवार का तो पुराना गठबंधन है उनके साथ, कोई नई बात नहीं है। अगर उनके साथ कुछ नए लोग मिलते हैं, जैसे अखिलेश यादव अगर गठबंधन में शामिल हो जाएं, सीपीएम गठबंधन में शामिल हो जाए, टीएमसी गठबंधन में शामिल हो जाए, बीआरएस गठबंधन में शामिल हो जाए, एआईएडीएमके गठबंधन में शामिल हो जाए, वाईएसआर कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो जाए, बीजेडी गठबंधन में शामिल हो जाए, तो जाकर अम्ब्रेला बनता है। शेष जो अम्ब्रेला दिख रहा है इसमें सीपीएम, सीपीआई और जेडीयू को छोड़ के वही पुराने लोग हैं जो पिछले चुनाव में साथ थे। चलिए एक आंकड़ा जो मैं आपको आलोक जी दिखाकर सवाल पूछूंगी, 17 नंबर पर जो ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए, 18 नंबर वाला दिखाइए। 2019 में 18 नंबर 2019 में सर आपका खाता नहीं खुला था कांग्रेस का गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। फिर भी आपको भरोसा है 24 में बाजी पलट देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 20% वोट बैंक, और जो आपने लिस्ट दी उसमें 5 से 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें एक एक ही सीट है। मुझे लगता है कि केवल उस पैमाने पर आंकना ठीक नहीं होगा। आज तक में पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छा रिसर्च हमने देखा, अभी तमाम मेहनत की गई, इसमें एक टीम कांग्रेस की दिखाई गई, एक नॉन कांग्रेस की दिखाई गई, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बीजेपी की कोई टीम ही नहीं है इसमें। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां 2014 के बाद बीजेपी को छोड़कर चली गई हैं। जितने लोग थे, जो जेडीयू हो, अकाली दल हो, शिवसेना हो, सब लोग छोड़कर गए, और सब एक ही आरोप लगाते हैं कि पीठ में खंजर घोंपा गया और हमारे साथ किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे साथ विश्वासघात हुआ। तो देखिए, 2 चीजें हैं यहां पर, केवल आंकड़ों पर राजनीति नहीं चलती है, परसेप्शन पर चलती है। 2014 में जितने बड़े बड़े वायदे किए गए, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार अब बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब सब चीजों की हवा निकल चुकी है। जो इनका कपटी राष्ट्रवाद था वो भी पूरी तरह से देश के सामने है। एंटायर झूठ और एंटायर लूट की सरकार 9 वर्षों तक चली। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 23 कंपनियां बेच दी और एक ही आदमी को बेच दी। मैं पीएम केयर्स फंड का भी पूरी तरह से किसी भी रूप में कोई वो नहीं दूंगा हिसाब किताब, लेकिन मैं सबसे ईमानदार हूं। मैं एक व्यापारी को बचाने के लिए संसद को, सरकार को, सब चीजों को दांव पर लगा दूंगा, लेकिन जांच नहीं होने दूंगा। तो जो एक परसेप्शन बनाई गई थी, वो परसेप्शन पूरी तरह से टूट चुकी है। आप देखिए, हालत ये है 2019 में भी, अगर आप चुनाव से 4 महीने 5 महीने पहले देखें, जिस समय पर पुलवामा हुआ और मोदी जी ने शहादत के पीछे छुपकर जिस तरह से वोट मांगे, उससे पहले अगर देखें तो कोई उपलब्धि नहीं थी। आज अगर मैं प्रेम भाई से पूछने लगूं कि उपलब्धियां क्या हैं, तो ये कहेंगे 5 किलो फ्री राशन और शौचालय दे दिया। ठीक है, इससे आगे बात मत कीजिए। पूछेंगे, लेकिन बीजेपी को पिछली बार कितनी सीटें आई थी सर आलोक जी? लगभग 300 के करीब, है ना? तो इसीलिए उनके अलायंस का भी सवाल नहीं उठता है, ना वो अलायंस की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनके साथी बिखर रहे हैं। इसीलिए वो आंकड़े नहीं, विपक्षी एकजुटता, क्योंकि कवायद चल रही है इसलिए उस पर बहस हो रही है। संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले तो झा जी, आप टीम कांग्रेस में है या नहीं है, ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी एक अलग अलायंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरफ हैं?
देखिए, बात टीम कांग्रेस की नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष में एक कवायद है। जिस तरह से आज देश में भ्रष्टाचार का आलम है, जिस तरह से लूट खसोट जारी है और एक कंपनी के हाथ पूरे देश को बेचने की साजिश चल रही है, और जब उसकी जांच की बात आती है प्रधानमंत्री भाग जाते हैं, तो मुझे लगता है देश में कतरे की गरी है। तो ऐसे में विपक्ष जरूर लामबंद हो रहा है, जरूर बातचीत हो रही है। लेकिन मुझे लगता है जब टीम कांग्रेस की बात करते हैं तो बात कांग्रेस से भी पूछना चाहिए कि जब इनके यहाँ एजेंसी जाती है तो कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव आता है, जब विपक्ष यहाँ जाता है तो कहते हैं नहीं जी ठीक हो रहा है, हमारे यहाँ तो खूब खुश हो जाते हैं। पूरी विपक्ष कहती है नहीं जी ये ठीक नहीं है, तो कांग्रेस को खुद क्लियर होना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश में जो हालात हैं वो हालात ठीक नहीं है। जो आपने 75 के दौर देखे थे कमोबेश देश में देखा जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आप बोल दो तो आप देशद्रोही हो जाओगे, अगर आप उनके मुद्दों पे सवाल पूछ लो तो आप देशद्रोही हो जाओगे, आप FIR हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस हालात में विपक्ष लामबंद होकर के अगर मैंने सही समझा तो आप साइड नहीं चुनेंगे, अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। हाँ, मुझे लगता है देखिए एक बात जरूर है कि सभी बातें चल रही है और समय बहुत ज्यादा है। हो सकता है जब समय नजदीक आएंगे कुछ और क्लैरिटी आएगी, बातचीत हो रही है। लेकिन आज जो बातचीत है वो बातचीत है जो अराजकता केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी ने मचा रखा, जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो महंगाई का आलम है, जिस तरह से अपने एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं कि आप बंदूक लगा के पूछ लो, हम या तो हमारे साथ हो नहीं तो जेल जाओ। आज मुझे लगता है जितने भ्रष्टाचारी जिनके कंधे बंदूक रखा और कहा कि हमारे साथ आ जाओ, वो आ गया तो वो ईमानदार हो गया, और जिसने कहा कि नहीं तुम्हारे इस रास्ते से हम डरने वाले नहीं है, वो जेल में है। तो मुझे लगता है कि इस देश में अब एक कवायद जरूर चल रहा है जहां सब विपक्ष इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहा है। ब्रिजमोहन जी, जिसके बाद मैं राजीव जी फौरन आपके पास आऊंगी। ब्रिजमोहन जी, आजकल आप भी लगता है रूठे रूठे हैं थोड़े कांग्रेस पार्टी से। देखिए ना, वीर सावरकर पर इतना समझाया गया, चाहे वो शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे हो उनकी तरफ से, लेकिन बावजूद इसके जब वायनाड पहुंचे तो पोस्टर्स लगे हुए थे कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, माफी नहीं मांगा। सावरकर जी का मुद्दा तो खत्म हो गया है और उस पर अब आगे कोई बात की जरूरत भी नहीं है। जो वहां के स्थानीय विधायक ने किया है, कई बार नीचे की जो कार्यकर्ता रहते हैं वो उस बात को समझ नहीं पाते, उन तक मैसेज नहीं पहुंचता, तो वहां पे कांग्रेस ने अपने ढंग से उनको समझा दिया है। और मुझे लगता है कि अडानी अंबानी का मुद्दा सर नहीं है, अडानी अंबानी वाला मुद्दा उसपे भी बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है। शरद पवार साहब ने अपने अनुभव की बात की थी, लेकिन अगर हमारे साथी नहीं चाहते हैं हम उस बात को आगे क्यों बढ़ाएंगे। और इस बात को स्पष्ट किया शरद पवार जी ने ना से, अगर हमारे जो गठबंधन के साथी हैं यदि मेरी बात से कोई ठीक है। और पीएम की डिग्री मांगने का मुद्दा है, पीएम की डिग्री मांगने का मुद्दा जो मांग रहे हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत की है, हमने उनको रोका नहीं, वो बिल्कुल मांग सकते हैं, उसके लिए वो कोर्ट पे जा सकते हैं, उनको अपनी कार्रवाई करनी है। तो ये मुद्दा हम लोगों ने नहीं मांगा, जिन पार्टियों ने मांगा है हमने उनको रोका भी नहीं है। तो इसका मतलब सीधा है कि जब हमने रोका नहीं तो मतलब हमारा मुक्त उनको नहीं रोका नहीं, लेकिन शरद पवार जी ने कहा था ये कोई मुद्दा नहीं है, इससे बड़े मुद्दे देश में इंतजार कर। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शरद पवार जी ने नहीं कहा, ये आदरणीय अजीत पवार साहब ने कहा था, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, तो उन्होंने जो बात की थी बिल्कुल लॉजिकल थी। उनका कहना यह था कि जब हम आवेदन जमा करते हैं इलेक्शन का नॉमिनेशन, उसमें ये कहीं पे नहीं है कि आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 2014 का जब इलेक्शन हुआ था तो उसपे कोई आदरणीय मोदी जी की डिग्री के ऊपर कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो ये तो हकीकत है, हकीकत बोलने का मतलब थोड़ी कि कोई हम किसी से नाराज हो गए या हम गठबंधन से दूर जा रहे हैं। मैं अंजना जी एक और बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में देखिए कि दो ही मुद्दे होंगे, एक होगी टीम बीजेपी और दूसरी होगी एंटी टीम बीजेपी। एंटी टीम जो बीजेपी होगी उसमें मैं सोचता हूँ कि करीब करीब अधिकतर राजनीतिक दल आएंगे। उसके पीछे कारण है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस देश में राजनीतिक पार्टियों के वजूद को समाप्त करने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ अगर सारे लोग एक नहीं होंगे तो इस देश में सबसे बड़ी समस्या तो डेमोक्रेसी की आने वाली है। तो आज ये जरूरत है कि जितने भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी की इस चाल चरित्र चेहरे और कार्यप्रणाली से असहमत है, उन सारे लोगों को एक होना पड़ेगा, एक हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई संशय है या इसमें किसी प्रकार का भ्रम हमारे गठबंधन साथियों में। राजीव रंजन जी, अब आपके पास आते हुए नीतीश बाबू जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अंत गोल क्या है? क्योंकि देखिए एंटी बीजेपी तो समझ में आता है, लेकिन ऐसी कई सीटें होंगी जहां पर यही पार्टियां आपस में एक दूसरे के सामने लड़ रही होंगी, या समझौता होगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। क्योंकि फायदा तो तभी होगा ना जब ये तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े, वरना वोट बटेगा, फायदा किसको होगा सबको पता है। देखिए नीतीश कुमार जी की कोशिश
राजीव जी। लगातार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ जी दिल्ली में फिर से वापसी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये उनकी लगातार रही और इस दिशा में पहले भी उन्होंने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत की थी। लेकिन ये जो पिछले 48-72 घंटे की जो गतिविधियां हैं, निसंदेह जो बार बार नीतीश कुमार जी बोलते थे कि यहाँ एक मेन फ्रंट की जरूरत है, तो उस मेन फ्रंट की जो बुनियाद है वो इस पूरी कवायद से पड़ चुकी है। और जिस तरह के उत्साहवर्धक परिणाम दिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी सैद्धांतिक सहमति जताई। वाम मोर्चा के भी जो भी राजनीतिक दल है, उन्होंने भी नीतीश कुमार जी के प्रयासों की सराहना की। एक सवाल है राजीव जी आप ही से अगला सवाल है कि कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर जो समाजवादी पार्टी, टीएमसी और बीआरएस रखना चाहते हैं, उनको आप कैसे साधेंगे? देखिए, ये इतना आसान होता तो अब तक हो गया होता। निसंदेह ये एक ऐसी कवायद है जिसको निरंतरता के साथ जारी रखना होगा, लेकिन हालात पूरी तरह से ऐसे बन रहे हैं, जब स्थितियां असामान्य हो तो असाधारण निर्णय हो। और इस तरह के असाधारण निर्णयों को हम 77 और 89 में देख चुके हैं, जब एक तरफ 89 में भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा दूसरी तरफ, और उस तरह का भी जो प्रयास था उसको जनता ने सराहा। फर्क यह है कि कांग्रेस का स्थान आज भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, इसलिए कांग्रेस, वाम मोर्चा और मुझे लगता है बाकी राजनीतिक दल ये सब उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो अगला लक्ष्य, जो हमारी कोशिश होगी, वो अब एक बात मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, अगर उनके पक्ष में आंकड़े नहीं होते तो नरेंद्र मोदी जी निसंदेह प्रधानमंत्री नहीं होते। एक बड़ा जनादेश उन्हें मिला था, लेकिन ये जनादेश तो इंदिरा जी को भी मिला था, राजीव गांधी जी को भी मिला था। हालात बदले तो फिर बिल्कुल उलट जनादेश जनता ने दिया, तो ये स्थितियां बन गई है। उन मुद्दों को मैं नहीं दोहराना चाहूंगा बार बार कि देश में आपातकाल से भी बुरे हालात हैं। आज जिस तरह से संस्थाओं का भगवाकरण और संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने की कोशिश है, पूरी तरह से लोकतंत्र का अपहरण और संविधान को खत्म करने का या जे भी संविधान बनाने की जो कोशिशें हैं, उनके खिलाफ देशव्यापी प्रतिक्रिया हो। प्रधानमंत्री जी तुरुप का पत्ता है, मैं 30 सेकंड ले रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी तुरुप का पत्ता रहे, लेकिन जब उनकी छवि भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ की तरह हो जाएगी अडानी प्रकरण के बाद, जो निरंतरता के साथ उनका ग्राफ गिर रहा है, वैसी स्थिति में जब क्षेत्रीय साझेदार नहीं, उनके साथ कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो और नेता की विश्वसनीयता पर सवाल, तो फिर ये चुनाव निकाल पाना भाजपा के बस का नहीं। ठीक है, चलिए, क्या ये चुनाव, अगर ऐसी स्थिति बनती है, विपक्ष एकजुट होता है मुद्दों पर, नेता के बिना, अरविंद वाजपेयी जी, मुझे पता है प्रेम जी आप बहुत देर से सबका जवाब देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा और, अरविंद वाजपेयी जी, अगर विपक्षी एकजुटता होती है, क्या परिस्थितियां पलट सकती हैं 24 में? अगर बगर क्या होता है, जब उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सब कह रहे हैं ना, बार बार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्षी एकता मान लो हो भी जाए तो उससे क्या बनने वाला है? विपक्षी एकता के बाद जो दूसरी हर्डल होती है, वो हर्डल है सीट एडजस्टमेंट की, यानी एक के सामने एक, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तो आप वर्ड समझ लीजिए, इम्पॉसिबल वर्ड है, क्योंकि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको अपना रिवाइवल करना है। उस फिर तीसरी हर्डल यह है कि प्रधानमंत्री कौन है। अभी तो हमारी बातचीत हो गई है, प्रयास जारी है, विपक्षी एकता होगी। देखिए, विपक्षी एकता इनकी जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एकता जेल में होगी। भ्रष्टाचार के नाम पे जितने लोग जेल जा रहे हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो ही जेल जाता है, पाक साहब आदमी नहीं जाता है। तो जेल में एकता होगी, लेकिन उससे भी कुछ बनने वाला नहीं है। एकता तो मजबूरी हो गई है इनकी, अगर एकता नहीं करेंगे तो कैसे? क्या कह रहे हैं ये अल्टीमेटली कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ। तो मोदी को क्यों हटाओ? क्योंकि वो भ्रष्टाचार की लड़ाई छेड़ रखी है उसने। भाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई छेड़ना कहाँ गलत है? और एकता तो अभी आपने देखी थी, हो गई थी 19 पार्टियों की, जब सुप्रीम कोर्ट बकायदा पिटीशन साइन करके गए थे और कह रहे थे जी बेल के लिए हमारे लिए अलग कानून बना दो।
इन्वेस्टिगेशन हो तो हमारे घर पे सोफे के आके बैठ के हो जाए। फिर कह रहे थे रिमांड जो है ना जी उसके भी चेंज कर दो, रिमांड का चक्कर न रहे। तो एकता तो स्टेब्लिश हो गई है, लेकिन हमारा सिर्फ मानना ये है कि मोदी के सामने अगर लड़ना होगा तो विकास पे आपको बात करके जवाब देना होगा। क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए वो तो 80 करोड़ को दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, क्या तोड़ है आपके पास? अच्छा, ये राहुल गांधी ने पिछले इलेक्शन में आप याद करिएगा, उन्होंने एक स्कीम बना के दी थी कैलकुलेशन करके कि 72,000 रुपए हम साल के देंगे या जो भी फेयर थी, लेकिन जनता ने यकीन ही नहीं किया कि जो हमको दे रहा है हम उसको कैसे छोड़ देंगे। तो ये सारी हर्डल कैसे पार होंगी, इसका जवाब पूछ लीजिए किसी से। अगर कोई जवाब हो उनके पास, हाँ इनके पास एक जवाब है कि प्रयास कर रहे हैं जी, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश जारी है और कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तो हमारा बड़ा साफ मानना है कि विपक्षी एकता हो ना हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी की जो नीतियां चल रही हैं, जो विकास के काम किए वो गिनाएंगे और जनता उनके पक्ष में खड़ी है और जनता उनको 2024 में फिर दोबारा। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी, एक कमेंट आपसे लेने के बाद जी, एक कमेंट लेने के बाद आगे बढ़ूंगी। लीडर नहीं डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हम अपने अपने दम पर मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और फिर सरकार बनाने की हमारी नौबत आएगी। इस दावे में कितना दम है विपक्षी नेताओं के, और क्या ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं, देखिए विपक्षी एकता में भी कई सारे पेंच हैं और अभी शुरुआत हुई है, जैसा कि राजीव रंजन भी कह रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं, लेकिन पेंच बहुत हैं, इनको सुलझाना आसान नहीं है। कैसे सुलझेंगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या होता है स्टेट इलेक्शंस में, इससे उसकी हैसियत भी तय होगी। सबसे महत्वपूर्ण पेंच है जो भी, देखिए विपक्षी एकता किसी या तो एक नेता के साथ होती है या एक मुद्दे के साथ होती है। नेता की स्थिति में अभी इसलिए साफ नहीं है विपक्ष का नेता कौन होगा। मुद्दा जो है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करे। 77 में विपक्षी एकता इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ हुई थी, लोकतंत्र का एक बड़ा मुद्दा था। 89 में जो है, जो बोफोर्स का भ्रष्टाचार था वो एक बड़ा मुद्दा बना और तब विपक्षी दल एक साथ हुए। इसी तरह 2004 में इंडिया शाइनिंग एक मुद्दा बना, उसके खिलाफ विपक्षी एकता हुई। तो विपक्षी एकता चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ रही हो या बीजेपी के खिलाफ हो, एक बड़ा मुद्दा जरूरी है। अब आज अभी मुद्दों को लेकर के विपक्ष के बीच में थोड़ा सा मतिभ्रम की स्थिति होने लगी है। जैसे डिग्री वाले मुद्दे पर शरद पवार जी कुछ दाएं बाएं कर रहे हैं या अडानी वाले मुद्दे पर, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अभी विपक्ष की एक फौरी एकता बनी है, लेकिन चुनावी एकता नहीं बनी है। ये अभी लंबी दूरी तय करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि 1-on-1 चुनाव लड़ने वाली जहां तक बात है, तो 3-4 राज्यों में स्थिति विकट है। बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस को के साथ, बाकी देखिए एनसीपी, शिवसेना, महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड में दिक्कत नहीं है, तमिलनाडु में दिक्कत नहीं है। इन राज्यों में इनके गठबंधन इंटैक्ट है। लेकिन अभी जो दल बाहर हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति होगी, ये स्पष्टता अभी नहीं है। ये नीतीश कुमार जी जो इस वक्त सबसे वरिष्ठ नेता है, उनको इस वक्त 2 रोल निभाने हैं, चौधरी देवीलाल का भी और हरिकिशन सिंह सुरजीत का भी। और तब वो एक घाट पर पानी अगर सबको पिला पाने में कामयाब हुए तो फिर तस्वीर आगे बढ़ेगी। बड़ा मुद्दा वो कह रहे हैं, एक मुद्दे पर तो प्रेम शुक्ला जी पूरा विपक्ष एक ही बात कहता है कि आप लोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, संस्थाओं का भगवाकरण, जैसा कि राजीव रंजन जी ने कह दिया, और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है इस देश में। ये तो इशू सब उठा रहे हैं। देखिए राजीव रंजन की जी के साथ जो संकट है कि हमें 2015 तक, 2012 से 2015 तक हम भगवाकरण कर रहे थे, हम अलोकतांत्रिक थे, असंवैधानिक थे। 2015 से लेकर 2017 से लेकर 2022 तक फिर हम अच्छे हो गए, अब 2022 से फिर हम बुरे हो गए। तो इस तरह की बातों को जनता भली भांति पहचानती है, जानती है कि सत्ता लोलुपता का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को लोग भली भांति पहचानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय कर रखा है कि हमको अपने मत प्रतिशत को 50% से अधिक लक्ष्य रखना है, ताकि सारे लोग एक हो जाए। हमें क्या है, हम विपक्षी एकता को बिखराने के लिए हम क्यों समय नष्ट करें। हम अपनी शक्ति को कैसे सांगठनिक बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी नीतियों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचा कैसे बेहतर सकते हैं। इसी का परिणाम है कि 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक मत प्रतिशत प्राप्त हो। आप देखती हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में परिणाम अलग आते हैं। जैसे 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये चुनाव जीते थे विधानसभाओं का, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आए तो लोकसभा चुनाव में इनको जो है छत्तीसगढ़ में 1 सीट कांग्रेस को नहीं मिली, राजस्थान में 1 सीट कांग्रेस को नहीं मिली, और मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा की सीट जो कमलनाथ की अपनी जो है
खुद की सीट है, उसके अलावा कोई सीट नहीं मिली। तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आप देखेंगे 2012-13 में हम कर्नाटक में बुरी तरह हारे थे क्योंकि येदियुरप्पा हमारी पार्टी में नहीं थे। लेकिन जब 2014 का परिणाम आया लोकसभा का तो हम कर्नाटक में भारी जीत की तरफ थे, बड़ी जीत हमने हासिल की थी। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो लोकप्रियता है, हमारा जो कार्यक्रम को स्वीकारता जो है उसको जनता स्वीकार रही है। अब विपक्षी जो हमारा गुणगान करेंगे ये तो हमारी अपेक्षा ही नहीं है। जवाब दीजिए इसका आलोक जी। लेकिन उससे पहले एक राजीव जी से मैं कमेंट ले लेती हूँ। राजीव जी वो कह रहे हैं कि आप पर भरोसा कैसे करें, आप कभी उनको गले लगा लेते हैं, कभी आपको ये एकदम धुर विरोधी और लोकतंत्र के खिलाफ और भगवा करने वाले दिखाई देते हैं। तो मोदी जी भी वही है, पार्टी भी वही है, क्या है आपका जो मसला है इधर से उधर जाने का? अंजना जी एक बात बिल्कुल साफ है, जनता दल यूनाइटेड अकेला ऐसा दल नहीं है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हुआ। इसके संस्थापकों में जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा 3 दल थे, उन्होंने भी इन्हें छोड़ा। और जिन जिन लोगों के कंधे पर सवार होकर के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे वो नवीन पटनायक जी हो, बहन मायावती जी, शिबू सोरेन हो या महबूबा मुफ्ती हो, या इस तरह के अनेक विसंगतिपूर्ण गठबंधन जिसको ये कहेंगे, वहां ये गए और उन पार्टियों के कंधे पर सवार होकर के इन्होंने उनके सर को ही मूंडना शुरू किया। अब हालात बदले, लोगों को ये लगा, और बाद के दिनों में शिंदे मॉडल का इस्तेमाल इन्होंने कई राज्यों में करना शुरू किया। तो राजनीतिक दलों को जरूर ये तय करना था कि ये पूरे देश में जो एक राजनीतिक साम्राज्यवाद है कि एक दल विशेष किसी भी सूरत में चुनाव जीत कर आए, अगर जीत कर नहीं आए तो विधानसभा में जिस दल के पास पर्याप्त समर्थन है उसे विभाजित करके वहां अपनी सरकार। ठीक है, शिंदे मॉडल कह रहे हैं, इस पर आप जवाब दीजिएगा। इस वजह से तमाम विपक्षी पार्टियां मान रही है। रुक जाइए एक सेकंड, आलोक जी जवाब दे दे पहले आपकी बातों का। आलोक जी वो कह रहे हैं कि इस तरह से जीतेंगे इस बार कि आप सब देखते रह जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो ईवीएम अगर हाथ में कंट्रोल में हो तभी हो सकता है, वैसे तो नहीं लगता है। जनता का अपमान ऐसे कोई नहीं कर सकता है। मुद्दे पर आते हैं, कह रहे हैं कि साहब कौन कौन सा विषय, मैं कह रहा हूं अच्छे दिन के नाम पर, वोट नोटबंदी के नाम पर मांगे ना वोट आप। विपक्षी एकता, एक मिनट भाई, एक मिनट, विपक्षी एकता की बात ये बड़ी अच्छी अरविंद वाजपेयी जी ने कहा कि विपक्षी एकता हो जाएगी तो क्या होगा। मैं बताता हूं, अरविंद वाजपेयी साहब, बिहार में आपका एक एमपी है, अभी वो भी खाता नहीं खुलेगा। पिछली बार विधानसभा में नहीं खुला था, इस बार लोकसभा में नहीं खुलेगा अगर विपक्ष एक हो गया तो। और 2015 में नीतीश जी का डीएनए ढूंढ रहे थे मोदी साहब, और 2015 के बाद वो फिर जब 2020 का चुनाव आया तो विकास पुरुष हो गए थे। तो सवाल मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी का कभी आप बिहार लेके लोगों का डीएनए ढूंढते, उनको भ्रष्टतम बताते हैं आप, फिर उनके साथ गले मिल जाते हैं। और ये काम यहां पर नहीं है। अभी मेघालय का एग्जाम्पल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एग्जाम्पल है, पीडीपी का एग्जाम्पल है, सपा, बसपा, अकाली, शिवसेना, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके साथ सरकार नहीं बनाई और जिसके पीछे पीठ में 24 इंच का खंजर इन्होंने बीजेपी वालों ने नहीं घोंपा है। और वाजपेयी साहब आप तो अब समझिए, आपकी तो पार्टी को खत्म कर दिया, अब भी आप बीजेपी और बीजेपी की माला लेके बैठे। खैर आप बड़े हैं, मेरे भाई हैं, आप कह सकते हैं। बीजेपी 35 से ज्यादा चुनाव हारी है। तो अगर मोदी जी का ग्राफ इतना अच्छा है और 5 किलो राशन और शौचालय से देश चल रहा है, तो शौचालय पहले थे ही नहीं। 8 करोड़ राज्यसभा में बताए, 11 करोड़ लोकसभा में हो गए, 23 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में घर हैं, और 11 करोड़ मोदी जी ने शौचालय जो हैं वो 2014 के बाद बनवाए। तो बाकी तो शहरों में कहीं पर शौचालय थे ही नहीं। ये आंकड़े भी फर्जी हैं, ये सरकार भी फर्जी है। और जिस तरह से तमाम चीजें हुई हैं, 2019 के बाद गंगा जी में बहुत पानी बहा है, और जिस तरह से कोरोना का मिसहैंडलिंग हुआ, तमाम चीजें हुई हैं। आज महंगाई किस चरम पर है, बेरोजगारी किस चरम पर है, तमाम मुद्दे हैं। और शायद ये सरकार अभी भी अहंकारवश इन चीजों को नहीं देख पा रही। वाजपेयी जी आपका जवाब। मेरा जवाब सीधा सा है, ये आलोक शर्मा जी, आपको कांग्रेस से लड़ना है, ये बीजेपी से लड़ना है या एलजेपी से लड़ना है, पहले तो ये तय कर लो। और दूसरी बात ये है कि मोदी के डिफॉल्ट पे या उनको गालियां देके जनता उसको पसंद नहीं करती है। और ये सब लोग आप एडमिट कर रहे हो कि प्रयास कर रहे हैं जी, प्रयास कर रहे हैं जी, हो सकता हो जाए ना हो जाए। और कितने खेमे बने हुए, कांग्रेस के राहुल गांधी की नेतृत्वता कौन स्वीकार करने को तैयार है? अगर जिनके दो सांसद हो, 2 दल, एनडीए के नाम बताइए वाजपेयी साहब, आप बड़े भाई हैं मेरे।
एनडीए को जरूरत रहेंगे ना, तो 303 है उनकी अपनी। काहे को आप एनडीए के साथ चल रहे हो? फिर जरूरत ही नहीं है तो उनकी। एनडीए को मतलब सहयोगी दल टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमारी जरूरत ही नहीं है बीजेपी की, तो क्या मजबूरी है फिर आपकी? अरे इस भक्ति का आपको ही तो काम अरे हम खोजना क्या है, कह रहे ये हैं, है, सुन लो भक्ति पहले, है हमारी तो बात है। सुनोगे तो समझ आएगी। पार्टी खत्म कर दी, फिर भी भक्ति खत्म नहीं हो रही। हम ये क्या कह रहे हैं, हम क्या, अरे जरा सुन उनका लो। ज्ञानवर्धन कर दूं। अरे अरे भाई जवाब तो सुन लो। वो पूरा करें 2 लाइन। आप तो मोदी जी को मोदी जी के कामों की भक्ति करते हैं। मोदी जी का जो राष्ट्रभक्ति है, मोदी जी का जो विकास है, उसको हम कर रहे हैं। कपटी राष्ट्रवाद है, नकली हिंदुत्व है और फर्जी डिग्री है। अपनी चिंता करिए ना। किसकी वकालत कर रहे हैं आप? 271 भी रह गए तो आरएसएस सबसे पहले लेके आएगी कि डिग्री फर्जी है। अरे पहले सबसे पहले आरएसएस निकल के आएगी। पहले आरएसएस भी चाहती है फर्जी डिग्री का कि मुद्दा मोदी है जी कि को हटाया नहीं, जाए। अडानी का मुद्दा है कि नहीं, ये क्यों नहीं है मुद्दा भाई अडानी का? कमाल कर रहे हैं। 50 लाख करोड़ रुपया एक दिन में उड़ जाता है। सोचिए 2024 में हमारी जब सरकार आएगी, 100 ईडी और सीबीआई के अधिकारी अडानी के कार्यालय में घुसेंगे, अब आपने तब पूछा क्या तो होगा? जवाब तो सुनिए, 2 लाइन में पूरी कीजिए बात अरविंद जी। हम ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज कैसे कर सकते हैं? फर्जी डिग्री है। अमित शाह जी ने और कौन सा थे मैं भूल गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई है, ऐसे नहीं दिखाई है। राफेल पे भी आपने कितना शोर मचाया। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को लाके रखनी पड़ रही है, इससे ज्यादा बड़ी क्या विडंबना होगी? 35 साल बाद तो पता चला शादीशुदा। प्रेम शुक्ला जी, अगर आपके पास तथ्य हो ना तो अमित शाह जी और अरुण जेटली जी ने दिखाई थी। हाँ। अभी इन्होंने पूछा कि एक एनडीए के पार्टनर का नाम बताइए जिसके पास 2 से अधिक सीटें हो। 2 नाम बताइए कहा था इन्होंने। एक शिवसेना है, 13 सांसद हमारे साथ हैं। ये तो बाद में बनी है ना भाई। अरे भाई शिवसेना हमारे साथ थी और है। खरीदे थे आपने। क्या 50 ओके एकदम ओके। अंजना जी ये सबको हार्म नहीं करने के लिए बुलाया है। अंजना जी, अंजना जी, 13 सांसद शिवसेना के साथ हैं। हमारी एक साथी अपना दल है, 2 सांसद उसके हमारे साथ हैं, सबको पता है। इसी तरह से जो है लोक जनशक्ति पार्टी का एक जो धड़ा हमारे साथ है, उसके 4 सांसद हैं। दोनों धड़े आपके साथ हैं। हाँ, दोनों धड़े नहीं है जो हमारे सरकार में शामिल है। यही तो हम सरकार में पूछ रहे हैं, कौन सी और आने पार्टी वाले है? और हमारी लोकप्रियता को हमारे साथ और आएंगे लोग। ऐसा थोड़ा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के साथ रह के शरद पवार उनके मंच तक पर नहीं जाते, अपमानित करते रहे हैं। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार हुआ है। लेकिन इनका मजबूरी है, अब रोज अपमानित हो फिर भी पकड़े रहते। लगे रहो राहुल भाई, लगे रहो। लेकिन ये वाली तस्वीर जरा दिखाइएगा। इस तस्वीर पर बड़ी चर्चा हो रही है जब तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक वक्त पर लालू जी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत सारे प्रश्न उन्होंने खड़े किए थे। इसमें नीतीश कुमार के साथ है, ये अलग तस्वीर है तेजस्वी यादव के साथ। क्या अब आपको सभी नेता जिस पर एक वक्त पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने उंगली उठाई थी वो सब कबूल है? क्योंकि आप और आपके कई नेता, संजीव झा जी, आपकी पार्टी के जेल में है इस वक्त। देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि वर्तमान में चुनौती क्या है। आज इस देश में जनतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। मुझे यह लगता है कि इस देश को में जनतंत्र बचाने की भी ये लड़ाई है। आज एक तरफ मैंने पहले भी कहा कि आपातकाल से बुरे हालात से देश गुजर रहा है। आपातकाल में राजनीतिक नियंत्रण करने की कोशिश की, यहां तो आर्थिक नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा, आज अदानी जहां हाथ रख दे प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत लगा देते हैं। याद है ना, जीबीके पावर के कंधे पर बंदूक लगा दी गई और उसके बाद वो जीबीके पावर अदानी को बेच दिया। आपको याद होगा, अंबुजा के पहले ईडी का रेड हुआ, फिर जाकर अदानी को बेच दिया। जितने भी नेता, अभी इन्होंने कहा ना कि शिवसेना हमारे साथ है, कैसे आया? एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रख दिया, उनके साथ आ गए। बस एक सवाल का सिंपल सवाल है, अब सब कबूल है, सारे कबूल है, चाहे आरोप है उन पर नहीं है, पुराने आरोप है जिनके खिलाफ आपने बोला वो सब कबूल है? नहीं, मुझे लगता है कि आपको यह तय करना पड़ेगा कि देश इंपॉर्टेंट है, बड़ा मुद्दा क्या है। आज बड़ा मुद्दा यह है कि देश एक तरफ आपातकाल की तरफ जा रहा है। एक व्यक्ति जो देश की गद्दी पर बैठा, उसको इतना अहंकार हो गया, उसको लगता है जो मैं चाहूं वो कर लूंगा। आप याद कीजिए ना, 14 में क्या कहा था, बहुत भी महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार क्यों भूल गए? मैं चुनौती देता हूं, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ ले। इन्होंने क्या कहा था, बहुत हुआ रोजगार का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार क्यों रोजगार की बात करते हैं? अब बहुत भ्रष्टाचार का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार क्यों नहीं अदानी पर रेड करते हैं? ये क्यों नहीं अदानी की जांच कराते हैं? ये मुझे ये लगता है कि जिन जिन मुद्दों पे आए थे, आज महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, सबसे भ्रष्ट मुझे लगता है ये 5 साल का तंत्र इनका, शासन इनका रहा है। तो अब लगता है कि मिलकर के ये देश बचाए, ये जनतंत्र बचाए, और इसलिए आपस में बातचीत हो रही है। आलोक जी, आपको वो कबूल है? अन्ना आंदोलन से शुरुआत हुई थी, आप ही की सरकार को ढहा उन्होंने, 2G 3G जो ये पूरा मामला चला,
कोयला घोटाला, आप लोगों के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज करके तख्ता पलट में उस वक्त आम आदमी पार्टी की ही कोशिशें थी। कबूल है आपको अब वो? देखिए, अभी तक 9 वर्ष का जो इतिहास रहा है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की मदद की है तमाम मौकों पर। आप गुजरात में बार बार ये बताते थे। मैं फिर कहूंगा कि चाहे वो 3 काले कानून हो और चाहे कोई भी विषय रहा हो, हाँ? बीजेपी की मदद करने में इन लोगों ने कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी आज जो हालात हैं उसके अनुसार अगर कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आता है तो सभी का स्वागत है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि कांग्रेस की छतरी के नीचे ही आए आप, सब लोग मिलकर काम करें। लेकिन बीजेपी बताए, इसी आज तक के स्टूडियो में जो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग होते थे, ये वाजपेयी साहब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो 7 बजे शपथ ले लेते हैं। भ्रष्टतम सरकार है आज तक की। भ्रष्टाचार के इंडेक्स में अगर आप किसी कार्यालय में चले जाइए, आज जो हालत है, पेगासस लगाएंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। सीबीआई के डायरेक्टर का रात को 2 बजे कार्यालय बंद करवा देंगे, कहीं एफआईआर ना हो जाए सुबह। आज हालत यह है कि भ्रष्टतम सरकार है। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार आज तक इतिहास में नहीं हुआ। जिस दिन जांच होगी आधी बीजेपी सलाखों के पीछे होगी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जिसकी पार्टी की अध्यक्षा 420 की केस की अभियुक्त हो, राहुल गांधी 420 की केस के अभियुक्त हो, 5,000 करोड़ रुपयों का घोटाला सामने दिखाई दे रहा हो और विदेशी पत्रिका कहती हो कि विश्व की तीसरी सबसे अमीर महिला हो, विदेशी पत्रिका कहती हो कि केजीबी की एजेंट के रूप में रखिए देश के सामने घुस गए। मैं इनको शांति से सुनता हूं। विदेशी पूरा कर अंजना जी क्या तरीका है? पूरा कर लेना। अंजना जी क्या आप भी तरीका प्रहार है? कर रहे हैं आलोक जी, वो तो बीच में नहीं बोल रहे। इनका धैर्य क्यों चले जाता है? आलोक जी, अभी क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप हिंडनबर्ग को पकड़ते हैं, लपकते हैं बीबीसी को, आप हम ये जांच कह रहे की हैं। बात कर अच्छा रहे हैं। रुकिए। अब सुनिए, उसी तरह से केजीबी का पूर्व अधिकारी अपने मेमोयर में लिखता है कि श्रीमती सोनिया गांधी इंदिरा गांधी के घर में केजीबी के एजेंट के रूप में काम कर रही थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि उनका सर्टिफिकेट जो है वो अंग्रेजी का डिप्लोमा लेके आई थी, फर्जी वाला चाहिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप मेरा नहीं है, एंटी की स्मगलिंग का इनके ऊपर आरोप है। अब ये भ्रष्टाचार बात करो, भ्रष्टाचार पर जब कार्रवाई हो तो ये जो है ईडी के दफ्तर पे मोर्चा निकालने चले जाएंगे, ये कोर्ट जाएंगे तो पता लगा कि सारे 3-4 मुख्यमंत्री लेके जाएंगे। अरे मेरे भाई, आपको भ्रष्टाचार के सब जो एजेंसियों के सवाल है उनका जवाब देना है। एजेंसियां गलत सवाल पूछती हैं, कोर्ट से रिलीफ मिलती है, सबूत सामने है, जेल के बाहर खड़े हैं और जो जिनको चक्की पीसिंग कर रहे हैं वो आपके अपोजिशन लीडर हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो आपके नेता कैसे हैं अजीत पवार? जरा पूछ लीजिए राहुल गांधी से कि अजीत पवार को नेता क्यों माना। और जिन शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का साथी अर्जुन सिंह बताते थे, विनोद जी आपको तो याद होगा, आलोक तोमर के इंटरव्यू में कहा था, वही शरद पवार आपके सबसे करीबी हैं। तो आपका तो कितनी बार अभी आप केजरीवाल पे एक तरफ कहते हो हमारी बी टीम है, दूसरी तरफ उनके एकदम कंधे में कमर में हाथ डालने के लिए बेताब है आप साहब। आपकी ये दशा जो है ये बताती है कि कांग्रेस अंतिम सांसें गिनने के करीब है। ठीक है आलोक जी, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ ब्रिजमोहन। मुझे लगता है कि जितने वाजपेयी जी ने भी कहा कि जेल में सारे एकजुट होंगे, बाहर नहीं हो पाए। देखिए, कहने की तो 9 साल हो गए, अभी तक सरकार पकौड़े तल रही है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है 10-10, 12-12 साल से। और सुब्रमण्यम स्वामी जी तो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर के लायक ही नहीं। क्या उससे भी सहमत हैं क्या उस वक्तव्य से आप लोग? आज मुद्दा यह है कि आपने जो वायदे किए थे उसमें क्या क्या किया। मैं आज तक के स्टूडियो में पहला सवाल एक पूछता हूं, मोदी जी ने कोई एक जांच शुरू की हो भ्रष्टाचार की और उसको कंप्लीट कर दिया हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए हो, पूरा पैनल है, कोई भी एक जांच बताइए। हमने तो 2G में भी लोगों को जेल में डाला, आपने क्लीन चिट दी, उसके बाद आपने तमाम चीजों के जो सवाल उठाए, दामाद श्री पुस्तक आई, क्या हुआ उसका? भ्रष्टाचार क्योंकि आपके रग रग में बसा है। तमाम जो मेहुल भाई और सब लोग हैं उनको बाहर आप लोग छोड़ के आए हैं। ठीक है, छोटा सा रिस्पांस प्रेम जी। क्या ये सच नहीं है? नहीं, आप मुझे बताइए, मेहुल भाई को लोन किसके कार्यकाल में मिला? नीरव को लोन किसके कार्यकाल में मिला? विजय मल्ल्या ने थैंक यू लोन के लिए किसको बोला? डॉक्टर मनमोहन सिंह जांच का मोदी जी की बहुत बुरी आदत है भाई। विजय मल्ल्या को बाकायदा डॉक्टर मनमोहन सिंह को विजय मल्ल्या ने फिर बोलने लगे अरुण जेटली ये क्या तरीका है? विजय मल्ल्या को ने बाकायदा पत्र लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को थैंक यू बोला कि एसबीआई मुझे लोन नहीं दे रही थी, आपने दिलवा दिया। क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी के टिकट अपग्रेड होते थे, फोन बैंकिंग शुरू की, उन लोगों से उल्टा 20,000 करोड़ रुपए की कांग्रेस पर ही आरोप लग रहे हैं। 9 साल के बाद भी कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। मोदी का दम या विपक्ष एक साथ,
वो क्या आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है? छोटा सा दो लाइन। देखिए, जहां तक मोदी के दम की बात है तो उसमें तो किसी को शक नहीं है। एनडीए सरकार और मोदी सरकार के एकमात्र नेता, स्टार कंपेनर, सुपर स्टार कंपेनर, तुर्क का पत्ता, ट्रम्प कार्ड, जो भी कह लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। विपक्षी एकता की शेप क्या बनती है पहले तो ये देखना पड़ेगा। विपक्षी एकता अगर वाकई वन ऑन वन हो जाती है तो बीजेपी के लिए टफ होगा। सीट वाइज कुछ अगर अरेंजमेंट हो जाता है, एक चीज अंदर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के बाद अगर हंग पार्लियामेंट की स्थिति बनती है तो सिंगल लार्जेस्ट कौन होगा? तो सिंगल लार्जेस्ट अगर बीजेपी होगी तो उसकी सरकार बनाई जाएगी, और अगर कोलेशन प्री पोल होगा तभी वो सिंगल लार्जेस्ट माना जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।